आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों की हमारी आज की कक्षा में स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा में पूर्व के वर्षों में आए हुए प्रश्नों के हल का। इसके पूर्व हम सभी लोगों ने वर्ष 2004 में पुनः आयोजित परीक्षा के प्रथम भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 20 तथा द्वितीय भाग में प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का अध्ययन और विश्लेषण किया। आज हम प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 तक का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे। तो आइए हम प्रश्न संख्या 41 पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि समानता के उदारवादी विचार से निम्न में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समानता का जो उदारवादी विचार है, ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो समानता के उदारवादी विचार से संबंधित नहीं है। इसमें पहला विकल्प है कानूनी समानता, दूसरा विकल्प है सामाजिक समानता, तीसरा विकल्प है राजनीतिक समानता और चौथा विकल्प है आर्थिक समानता। इसमें जो उत्तर सही है वह है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता समानता के उदारवादी विचार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह समाजवादी विचार से संबंधित है। आइए देखते हैं कैसे। उदारवाद आर्थिक समानता का पक्षधर नहीं है। आर्थिक समानता का पक्षधर जो हैं वे मार्क्सवादी हैं। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक से अधिक विचारों का सम्मिश्रण है। इंग्लैंड को उदारवाद का घर कहा जाता है। उदारवाद अनुदारवाद के विपरीत परिवर्तन और प्रगति से संबंधित विचारधारा है, किंतु यह अनुदारवाद का विलोम नहीं है। यह विचारधारा यानी उदारवादी विचारधारा परिवर्तन के साथ साथ कहीं कहीं बनाई हुई या बनी हुई व्यवस्था का भी समर्थन करता है। उदारवाद व्यक्तिवाद भी नहीं है। यह व्यक्तिवाद से यद्यपि 1830 तक जुड़ा रहा, जहां व्यक्तिवाद व्यक्ति के आबाद स्वतंत्रता की मांग करता है, वहीं उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाकर कल्याणकारी व्यवस्था की भी बात करता है। उदारवाद को हम लोकतंत्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है वह बहुसंख्यक की सत्ता में विश्वास रखता है। उदारवाद जो है यह अल्पसंख्यक के हितों के प्रति जागरूक है। वह अल्पसंख्यक वर्ग पूंजीपति वर्ग है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। इसका कहना है कि राज्य का निर्माण जो है वह व्यक्ति के हितों के पूर्ति के लिए हुआ है। उदारवाद के उदय के कुछ कारण हैं। उन कारणों में प्रमुख है कि 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति और पूंजीपति वर्ग का उदय होता है, विज्ञान का उदय होता है, नवजागरण होता है, धर्म सुधार होता है और निरंकुश शासन के प्रति प्रतिक्रिया। ये 4 तत्व ऐसे हैं जो उदारवाद के उदय के कारणों के अंतर्गत गिने जाते हैं। उदारवाद के जो मूल मान्यताएं हैं, जो मूल सिद्धांत हैं, वे हैं, पहला है कि यह विचारधारा मानवीय विवेक में विश्वास करती है। यह मानती है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है। वह अपना हित और अहित बेहतर तरीके से समझता है, इसलिए व्यक्ति के मामलों में राज्य को बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह इतिहास और परंपराओं
का विरोध, यह बनी बनाई व्यवस्था का विरोध करता है और नई परिवर्तनों का स्वागत करता है। यह मानवीय स्वतंत्रता यानी कोई व्यक्ति किसी भी तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक किसी तरह से किसी की अधीनता में न रहे, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता में विश्वास करने वाली विचारधारा है। यह व्यक्ति को साध्य मानता है, यह मानता है कि समाज और राज्य इसका निर्माण व्यक्ति के आवश्यकताओं, उसके हितों के पूर्ति के लिए हुआ है। वह समाज और राज्य को एक नैसर्गिक या प्राकृतिक संस्था नहीं मानता है, वह समाज और राज्य को एक कृत्रिम संगठन मानता है। यह मानता है कि इसका निर्माण व्यक्तियों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया है। आगे यह विचारधारा प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास रखता है। आपने देखा कि लाक ने, हाब्स ने या रूसो ने भी जो है कहा कि व्यक्ति के कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो उसे जन्म से प्राप्त होते हैं, जिस पर राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राज्य जिसको छीन नहीं सकता है। यह विचारधारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में विश्वास रखती है। यह मानती है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, यह अपने अंतर्गत रहने वाले सभी समुदायों, सभी संप्रदायों के प्रति सम्मान व्यवहार रखता है। यह स्वेच्छाचारिता यानी निरंकुश शासन या एकाधिकारवादी शासन या सर्वाधिकारवादी शासन का विरोध करता है और उसके स्थान पर यह कानून और संविधान के शासन की वकालत करता है। यह विचारधारा मानती है कि राजनीतिक सत्ता पर बने रहने का, उसको प्राप्त करने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सभी को पालन करना चाहिए और उसी के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहिए। 42वां प्रश्न है कि ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि ग्रीन का स्वतंत्रता पर क्या विचार है। पहला है नियंत्रण का अभाव, दूसरा है कुछ करने की छूट, तीसरा है विधि का अभाव और चौथा है करने योग्य काम करने की क्षमता। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को करने योग्य काम करने की क्षमता माना है। इसमें विकल्प संख्या 4 जो है सही है। ग्रीन ने स्वतंत्रता को करने योग्य काम करने की क्षमता माना है। ग्रीन ने परंपरागत उदारवाद, वह परंपरागत उदारवाद जो व्यक्ति के अनियंत्रित अधिकारों की या राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता था, उस परंपरागत उदारवाद, राज्य के अहस्तक्षेप और हीगल के राज्य के दैवी अधिकार का सिद्धांत, जैसा कि हीगल ने धरती पर राज्य को ईश्वर का अवतरण माना था और यह माना था कि राज्य ईश्वर का ही स्वरूप है, राज्य के अधीन व्यक्ति को रहना चाहिए, राज्य में ही व्यक्ति की आजादी निहित है। उस भावना को ग्रीन ने अस्वीकार कर दिया। यद्यपि ग्रीन आदर्शवादी विचारक है, किंतु वह हीगल जैसा आदर्शवादी विचारक नहीं है, बल्कि वह जनतंत्रात्मक यानी लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाला एक उदारवादी विचारक है। ग्रीन को उदारवादी विचारक माना जा सकता है, किंतु उसे आदर्शवादी विचारक की श्रेणी में रखा जाता है। वह राज्य का कार्य मानता है कि राज्य का कार्य है कि व्यक्ति के जीवन के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को रोकना, और व्यक्ति को ग्रीन यह अधिकार देता है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण के आधार पर राजसत्ता का विरोध भी कर सकता है। ग्रीन राज्य को व्यक्तिवादियों की तरह एक आवश्यक बुराई न मानकर एक नैतिक संगठन मानता है और जिसका कर्तव्य है व्यक्ति के
व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। ग्रीन मानता है कि राज्य का कार्य नैतिक जीवन के विकास में आने वाली बाधाओं को बांधना है। उसका मानना है कि राज्य का कार्य है कि वह शराबखोरी, अज्ञान, भिखमंगापन आदि संबंधित जो बाधाएं हैं, जो नैतिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं, उन्हें दूर करना राज्य का कार्य है। ग्रीन ही वह विचारक है जिसने 20वीं शताब्दी में कल्याणकारी राज्य की नींव अपने विचारों के अंतर्गत रखा। यद्यपि कल्याणकारी राज्य का पूर्व संकेत हमें जॉन स्टुअर्ट मिल के सकारात्मक स्वतंत्रता संबंधी विचारों से भी प्राप्त होने लगता है। ग्रीन ने अपनी स्वतंत्रता की धारणा को विकसित करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता संबंधी जो विचार है, उसके संदर्भ में उसने कांट का अनुसरण किया है। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर, समाज में सबको आत्म विकास और ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराना जिससे व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोत्तम उन्नति कर सके। प्रश्न संख्या 43 है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। कौन सा वाद इससे संबंधित है? ऑप्शन है 1 उदारवाद, 2 समाजवाद, 3 बहुलवाद और 4 फांसीवाद। इसमें जो उत्तर है वह है उदारवाद। उदारवाद ही एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानता है कि स्वतंत्रता जो है वह व्यक्तियों के इच्छा को प्रोत्साहित करना है। उदारवाद यह मानता है एक विवेकशील कर्ता जो अपने अंतःकरण से निर्धारित करता हो, उसे प्रोत्साहित करना ही क्या है? स्वतंत्रता है। इस तरह से उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को साध्य तथा व्यक्ति के आजादी या स्वतंत्रता पर जोर देती है। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, यह चौथा कौन सा है जो इन तीनों से अलग है? यहाँ जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में 3 विकल्प एक दूसरे से मिलते हैं, चौथा अलग है। वह कौन सा है? तो इसमें जो चौथा विकल्प है यह तीनों से अलग है। उदारवाद, व्यक्तिवाद और बहुलवाद विचारधारा परस्पर एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते हैं। उदारवाद, बहुलवाद और व्यक्तिवाद विचारधारा यह व्यक्ति की आजादी और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है, इसलिए एक दूसरे से मेल खाता है। ये राज्य की शक्ति को सीमित करती हैं तथा व्यक्ति के अधिक से अधिक स्वतंत्रता पर जोर देती हैं, जबकि समाजवाद राज्य को महत्वपूर्ण मानकर उसके कार्य क्षेत्र को विस्तृत करता है। इसलिए इस प्रश्न में समाजवाद जो है वह अलग है। प्रश्न संख्या 45 आप देखिए, जो पुरुष के लिए युद्ध है वही स्त्रियों के लिए मातृत्व है, यह मत है। विकल्प 1 है विंस्टन चर्चिल का, दूसरा है मुसोलिनी का, तीसरा है हिटलर का और चौथा है सुभाष चंद्र बोस का। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है मुसोलिनी का यह स्टेटमेंट है। यह जो वक्तव्य है यह वस्तुतः मुसोलिनी से संबंधित है।
मुसोलिनी एक फांसीवादी विचारक है जो उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास करता है तथा यह विवेक विरोधी विचारधारा है। यह राज्य के निगमनात्मक यानी कारपोरेट स्वरूप में विश्वास करता है। यह विचारधारा युद्ध का समर्थक तथा शांति का विरोधी है और मानता है कि यदि मानव जाति को उन्नति करना है तो उसे युद्ध में संलग्न होना होगा। अगला यह मानता है कि युद्ध जो है पुरुष के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नारी के जीवन में मातृत्व। प्रश्न संख्या 46 है कि जनतंत्रीय समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न हैं कि वह जोर देते हैं। विकल्प 1 है सामाजिक समानता, विकल्प 2 है आर्थिक समानता, विकल्प 3 है राजनीतिक समानता और विकल्प 4 है व्यक्ति स्वतंत्रता पर। तो इसमें जो उत्तर होगा व्यक्ति स्वतंत्रता पर, विकल्प संख्या 4 सही है। जनतांत्रिक समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद इस आधार पर भिन्न है कि जनतंत्रीय समाजवाद व्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता पर जोर देता है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद जो है वह व्यक्ति की समानता पर जोर देने वाली विचारधारा है। प्रश्न संख्या 47 है कि उदारवाद का मौलिक सिद्धांत है, यानी उदारवाद का मूल सिद्धांत क्या है। 1 व्यक्ति स्वतंत्रता, 2 सामाजिक न्याय, 3 समानता, 4 राष्ट्रवाद। तो इसमें जो विकल्प सही है वह है वैयक्तिक स्वतंत्रता। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिक स्वतंत्रता पर ज्यादा विश्वास करती है। इस वैयक्तिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रता, वित्तीय स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जातीय तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आदि। तो जो उदारवाद विचारधारा है वह इतनी तरह की स्वतंत्रताओं की मांग करता है। प्रश्न संख्या 48 है कि भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ समितियों के नाम दिए गए हैं। इनमें पूछा गया है कि कौन सी समिति सबसे महत्वपूर्ण है। 1 लोक लेखा समिति, 2 प्राक्कलन समिति, 3 सार्वजनिक उपक्रम समिति और 4 अधीनस्थ विधायन समिति। इसमें विकल्प 1 सही है लोक लेखा समिति। तो देखिए कैसे। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वह लोक लेखा समिति है। इसका गठन सर्वप्रथम 1919 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान किया गया तथा 1921 में इसका गठन किया गया। जो लोक लेखा समिति है इसका गठन लोकसभा की प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम 308 के अंतर्गत किया जाता है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या 22 होती है। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। वित्तीय समिति यानी धन संबंधी मामलों का देखरेख करती है। इन 22 सदस्यों में 15 सदस्य जो होते हैं वे लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो लोक लेखा समिति में होते हैं वे राज्यसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति का एक अध्यक्ष होता है और जो अध्यक्ष होता है वह विपक्षी दल का होता है। विपक्षी दल का ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। इसकी शुरुआत भारत में 1967 में की गई और लोक लेखा समिति के
अध्यक्ष को नामित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है कि वह लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नामित करे। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के पहले अध्यक्ष मीनू मसानी थे। लोक लेखा समिति जो होती है उसका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष होता है। इस समिति का जो कार्य है यह देखना है कि सार्वजनिक कोष से सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है, जो खर्च किया जा रहा है, वह संसद के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अधीन किया जा रहा है अथवा नहीं। यह समिति सीएजी यानी कैग के लेखा परीक्षा रिपोर्टों की जांच करती है तथा इसकी रिपोर्ट जो है संसद को भेजती है। प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, यानी संसदीय सरकार का सबसे विशेष लक्षण कौन सा है? विकल्प 1 है संसद की संप्रभुता, नंबर 2 कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, नंबर 3 विधि का शासन, नंबर 4 बहुमत का शासन। इस प्रश्न में संसदीय सरकार की विशेषता पूछा गया है तो इसमें जो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सबसे प्रमुख लक्षण है। इसमें विकल्प संख्या 2 सही होगा। हम सभी जानते हैं कि संसदीय सरकार में जो कार्यपालिका होती है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या हम 50 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत मूल अधिकारों के सिद्धांत को नहीं बदला जा सकता। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया 368 के अधीन दी गई है उसके तहत संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह संविधान में मौलिक अधिकारों को बदले। यह किस वाद में कहा गया? विकल्प 1 है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, विकल्प 2 है केशवानंद बनाम भारत राज्य, विकल्प 3 है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, विकल्प 4 है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। तो इसमें जो उत्तर है वह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, विकल्प संख्या 3 सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। गोलकनाथ के पूर्व न्यायालय ने, यानी गोलकनाथ का जब निर्णय आया इससे पहले न्यायालय ने यह निर्णय दिया था, क्या निर्णय दिया था? कि संसद को यह अधिकार है कि वह 368 के अधीन जो है विहित प्रक्रिया का पालन करके यहां तक कि 368 का भी संशोधन कर सकती है। यानी संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भाग में परिवर्तन संशोधन कर सकती है। गोलकनाथ के पहले ऐसा था, किंतु गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के बाद में यह कहा गया कि संसद को 368 के अधीन शक्ति यह नहीं है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दे। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आया और इस वाद को निष्प्रभावी कर दिया गया। पुनः 1973 में केशवानंद भारती का मामला आया और उस मामले में गोलकनाथ के निर्णय को उलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को 368 के अधीन संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, किंतु वह मौलिक ढांचे में संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकती है। यानी उसे संविधान के आधारभूत लक्षणों में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।
प्रश्न संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि राज्य संप्रभुता के लिए समितियां हानिकारक हैं। यानी राज्य के संप्रभुता पर समितियां जो है वह प्रतिबंध लगाती हैं। क बोदा, ख हाब्स, ग रूसो, घ ऑस्टिन। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 क और ख, 2 ग और घ, 3 क और ग, 4 ख और ग। तो इसमें जो उत्तर सही होगा ख और ग। ख उत्तर है हाब्स और ग है यहाँ रूसो। यानी हाब्स रूसो यह मानते हैं कि जो समितियां हैं वे संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाते हैं। समितियां संप्रभुता पर प्रतिबंध लगाती हैं, ऐसा हाब्स और रूसो मानते हैं। संख्या 52 है, कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है। कौटिल्य के पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है। विकल्प 1 है दर्शन शास्त्र, 2 अर्थशास्त्र, 3 राजनीति विज्ञान और 4 इतिहास। इसमें विकल्प 3 सही है, राजनीति विज्ञान से। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति विज्ञान से संबंधित है। पांडुरंग वामन काणे ने हिस्ट्री ऑफ अर्थशास्त्र में विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य को एक ही व्यक्ति माना है। कौटिल्य ने राज्य के हित को धर्म और नैतिकता से ऊपर रखा। यानी कौटिल्य के अनुसार राज्य का हित सर्वश्रेष्ठ है। इसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग किया। लोग यानी विद्वान कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहते हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य के 7 अंगों की बात कही है। कौटिल्य से पूर्व मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत की बात की है, किंतु कौटिल्य ने भी वही बात कही है जो सप्तांग सिद्धांत कौटिल्य का है। सप्तांग सिद्धांत का अर्थ होता है 7 अंग। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग माने हैं। पहला स्वामी, स्वामी को कौटिल्य सिर मानता है। दूसरा है अमात्य, अमात्य का अर्थ मंत्री होता है और मंत्री को कौटिल्य ने आंखें माना है। तीसरा है जनपद, जनपद को कौटिल्य ने जंघा माना है। चौथा है दुर्ग, दुर्ग को कौटिल्य ने बाहें माना है। पांचवा है कोश, कोश को कौटिल्य मुख मानता है और दंड को कौटिल्य मस्तिष्क मानता है और सुहृदय को, सुहृदय का तात्पर्य मित्र से है, मित्र को कौटिल्य कान मानता है। जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में विविध अंग होते हैं, इसी रूपक का प्रयोग करते हुए कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंगों की बात कही है, जिसे कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। इस सप्तांग सिद्धांत में स्वामी है, अमात्य है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है और सुहृदय है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेश नीति के संबंध में भी चर्चा किया है। विदेश नीति के संचालन में किस तरह की कूटनीति का प्रयोग किया जाए, उसके लिए कुछ कौटिल्य ने साधन बताए हैं, जिसमें उन्होंने साम बताया है। साम का अर्थ समझाना यानी शांति की नीति, दाम यानी रुपया देकर, लोभ से लालच दे करके, तीसरा दंड यानी धमका करके, धमकी दे करके, तथा भेद यानी दोनों के बीच फूट डाल करके। कौटिल्य ने विदेश नीति के अंतर्गत साम, दाम, दंड और भेद ये 4 कूटनीति के साधन बताए हैं कि राज्य के हित के लिए
शांत की समझौते की नीति का पालन किया जाना चाहिए। दाम पुरस्कार दे करके, लालच दे करके, दाम की नीति का पालन, दंड भय दिखा करके, युद्ध करके तथा भेद परस्पर फूट डाल करके राज्य के हित के लिए राजा को तत्पर रहना चाहिए। कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के लिए 60 गुण्य नीति की भी बात कही है। एक राजा को 60 गुण्य यानी 6 नीतियां जो है अपनाना चाहिए, जिसमें है संधि, अपने से सबल राजा के साथ संधि की नीति अपनाना चाहिए। विग्रह यानी लड़ाई या झगड़ा, दूसरा यान यानी चढ़ाई, चौथा आसन, इंतजार करना, रुक जाना, स्थिर रह के समय की प्रतीक्षा करना, सन आश्रय, किसी सबल राजा के अधीन विश्राम करना, तथा द्वैधी भाव, किसी के साथ युद्ध और किसी के साथ लड़ाई। कौटिल्य एक राजा के विजय की आकांक्षा रखते हुए उसके चारों ओर कई राज्यों की कल्पना की है। ये सारे राज्य जो हैं वे बिजगीस राज्य को आधार बनाकर किए गए हैं। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है, इसके बीच में बिजगीसु वह राजा है जो विजय की इच्छा रखता हो। बिजगीस के सामने की तरफ यह जो है 4 राज्यों की बात करता है, उसके पीछे तरफ भी 4 राज्यों की बात करता है, अगल बगल कहीं भी 2 उदासीन राज्यों की बात करता है। कौटिल्य बिजगीस राजा के सामने की तरफ जिन राज्यों की बात करता है वे हैं अरि यानी दुश्मन, मित्र साथी, अरिमित्र मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र। इन 4 राज्यों को बिजगीस के सामने के राज्य बताता है। बिजगीस के पीछे के जिन राज्यों की बात करता है वह है पारिसग्रह, आक्रांद, पारिसग्रह सार और आकांद्र सार। मध्यम और उदासीन 2 राज्यों की और भी बात करता है जो कहीं भी रह सकते हैं। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्य आते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 53 पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? विकल्प 1 रविन्द्रनाथ ठाकुर, विकल्प 2 विनोबा भावे, विकल्प 3 जयप्रकाश नारायण, विकल्प 4 सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विकल्प 4 सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। सिंगापुर रेडियो संदेश को प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी से आजाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए आशीर्वाद मांगते समय राष्ट्रपिता कहा था। प्रश्न संख्या 54 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। रंगून, टोक्यो, पीकिंग, सिंगापुर। तो इस प्रश्न में जो उत्तर 4 विकल्प संख्या 4 सही है, सिंगापुर। सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया था और इस आजाद हिंद फौज का जो विचार सबसे पहले जिस व्यक्तित्व के मन में आया थे वे थे कैप्टन मोहन सिंह। इसके गठन में यानी आजाद हिंद फौज के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस तथा निरंजन सिंह गिल, ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आजाद हिंद फौज का दूसरा जो चरण शुरू होता है, पहला चरण तो इसके पहले जो हमने बताया वे हैं। दूसरा चरण जो शुरू होता है वह सिंगापुर से शुरू होता है, जब रास बिहारी बोस के द्वारा इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस
दिल्ली चलो का नारा देते हैं। आजाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों पर जो है दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया और इन लोगों के मुकदमे की जो पैरवी किए वे थे तेज बहादुर सप्रू, नेहरू, भूला भाई देसाई और कैलाशनाथ काटजू आदि। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 55 पर। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था: 1. ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना। 2. भारत में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन करना। 3. भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाना। 4. उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प संख्या 4 यही सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सन 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च कहते हैं। इस मार्च का जो उद्देश्य था वह था नमक कानूनों को अहिंसा पूर्वक तोड़ना। यह मार्च, यह यात्रा यानी दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला। इस यात्रा में कुल 78 लोग चले तथा इसमें कुल 390 किलोमीटर होता है। यह यात्रा साबरमती के आश्रम यानी गुजरात के साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई और दांडी के नवासिरी यानी दांडी नामक स्थान पर जाकर के समाप्त हुई। प्रश्न संख्या 57 है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में जो सरकार है वह शक्ति अपना कहां से प्राप्त करती है, यह प्रश्न इसमें पूछा गया है। मतदाता, संविधान, संसद, संसद और राज्य विधान मंडल। पहला इसमें मतदाता ऑप्शन है, यही सही है। भारत में राजनीतिक शक्ति राज्य मतदाताओं से प्राप्त करता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत जो है वह मतदाता होता है। प्रश्न संख्या हम 57 पर आते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। यानी प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? पहला है 41वां संविधान संशोधन, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, तीसरा है 43वां संविधान संशोधन और चौथा है 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द संविधान के प्रस्तावना में जोड़े गए। प्रश्न संख्या 58 है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित मौलिक अधिकारों की संख्या है। यानी भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7 और 8। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। विकल्प संख्या 2 जो है यही सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समता का अधिकार या समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत है। दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, वह अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान संविधान में किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 23 और 24 में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। पांचवां है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में है।
तथा 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण जैसी रिटें आती हैं। प्रश्न संख्या 59 है कि मूल संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में नीति निर्देशों की जो संख्या थी वह थी 14। इसमें जो विकल्प दिया गया है 11, 12, 13, 14, तो इसमें उत्तर जो सही होगा वह होगा 14। भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 60 है कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो वे किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र लिखेंगे? 1 उपराष्ट्रपति को, 2 प्रधानमंत्री को, 3 लोकसभा अध्यक्ष को, 4 भारत की जनता को। तो इसमें जो उत्तर होगा वह उपराष्ट्रपति को होगा, यानी विकल्प संख्या 1 सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है अपना जो त्यागपत्र है वह उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इसकी तत्काल सूचना जो है वह लोकसभा अध्यक्ष को देगा। प्रश्न संख्या 61 है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद अवश्य भर लिया जाना चाहिए। विकल्प 1 माह के भीतर, विकल्प 2 3 माह के भीतर, विकल्प 3 6 माह के भीतर, विकल्प 4 1 वर्ष के भीतर। तो इसमें विकल्प 3 6 माह के भीतर, यानी राष्ट्रपति का जो रिक्त पद है वह 6 महीने के भीतर भर लिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है 62 के अंतर्गत यह लिखा गया है कि राष्ट्रपति का त्याग पत्र अगर हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या उसे हटा दिया जाए तो संसद में उसका पद रिक्त होता है और उसका यथाशीघ्र निर्वाचन 6 माह के भीतर करा लिया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 62 है कि कितने वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? विकल्प 1 18 वर्ष, 2 25 वर्ष, 3 21 वर्ष, 4 35 वर्ष। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है 25 वर्ष, विकल्प संख्या 2 सही है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति कितनी आयु में बन सकता है इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जो संसद का सदस्य होता है उसकी जो योग्यताएं होती हैं वही प्रधानमंत्री पद धारण करने वाले व्यक्ति की भी होती हैं और एक संसद सदस्य की जो न्यूनतम योग्यता है वह 25 वर्ष की आयु की है। इसलिए 25 वर्ष की आयु धारण करने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रश्न संख्या 63 है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व होता है। विकल्प 1 है लोकसभा के प्रति, विकल्प 2 है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति, विकल्प 3 है प्रधानमंत्री के प्रति, विकल्प 4 है राष्ट्रपति के प्रति। तो इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, विकल्प संख्या 1 सही है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। इस तरह आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 का ऑथेंटिक यानी समुचित उत्तर देखा, उसकी व्याख्या को देखा। आप इसे दोहराते रहें। परीक्षाओं में कई बार ऐसा होता है जो पूर्व के वर्ष में प्रश्न पूछे गए हैं उससे या उससे संबंधित प्रश्न दोबारा पूछ लिए जाते हैं। धन्यवाद।